हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानस्थली। सो गाइज, आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाठ्यचर्या अध्ययन। ये जो टॉपिक है ये एजुकेशन सब्जेक्ट यूनिट नंबर 5 करिकुलम स्टडीज से है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पार्ट डी को, जिस पूरा का पूरा जो ये यूनिट है वो करिकुलम से रिलेटेड है, और पार्ट डी रिलेटेड है पाठ्यचर्या परिवर्तन यानी कि करिकुलम चेंज। तो जो भी करिकुलम चल रहा है या जो भी करिकुलम हमारी क्लासेस में अप्लाई हो रहा है, उस करिकुलम में हम कोई भी परिवर्तन या चेंज क्यों करते हैं। सो आइए देखते हैं आज का क्लास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो नया बैच चल रहा है उसमें हमने एक नया प्रयोग किया है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों के वीडियोस और नोट्स को अलग कर दिया है। सो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस पीपीटी को देखकर अपना रिएक्शन दें कि ये वाला आपको ज़्यादा समझ आ रहा है या इंग्लिश वाला आपको ज़्यादा समझ आ रहा है, या आपका जो चल रहा है वैसे चलने दें। तो जो भी है वो आपको नई क्लासेस जो चल रही हैं हमारी 15 जून से, तो उसमें हमने ये एक नया पैटर्न स्टार्ट किया है। सो आपकी फीडबैक, आपके सजेशन, आपके वैल्यूएबल सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। सो प्लीज़ ज़रूर बताएं। सो आज से स्टार्ट करते हैं अपना, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। सो पाठ्यचर्या परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है। साथ ही ये आवश्यक भी है कि प्रत्येक क्षेत्र, फिर चाहे वो समाज हो, राष्ट्र हो, शिक्षा प्रक्रिया हो, सभी के लिए परिवर्तन आवश्यक है। इसी तरह पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है, जिससे पाठ्यचर्या को वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल बनाया जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को परिवर्तित किया गया है। अनेक संस्थानों और समितियों के माध्यम से इसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। सो पाठ्यचर्या परिवर्तन का यहाँ पे मतलब है कि जो भी अभी हमारी सिचुएशन, एग्जिटिंग सिचुएशन है, जो भी अभी चल रहा है, उसमें परिवर्तन समय के अनुसार हम करते रहते हैं, क्योंकि उसे तभी परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सकता है जब हम उसमें टाइम टू टाइम, समय के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें क्या करते रहें, चेंज करते रहें। तो इसलिए पाठ्यचर्या परिवर्तन भी जरूरी है। प्रकृति में भी परिवर्तन होता है, दुनिया की हर चीज में परिवर्तन होता है। तो जब सब में परिवर्तन होता है तो पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए पहले करिकुलम में एनसीईआरटी की बुक्स नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे जरूरत है हमको, तो इस तरह से पाठ्यचर्या में परिवर्तन जरूरी हो जाता है। सो पाठ्यचर्या परिवर्तन होता क्या है? सो पाठ्यचर्या परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दिन प्रतिदिन होने वाले सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, आर्थिक परिवर्तनों के कारण पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन करना आवश्यक माना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। ठीक है, कभी वाम पंथ आ जाता है, कभी दक्षिण पंथ आ जाता है। मनोवैज्ञानिक की बात करें तो कभी टीचर सेंटर करिकुलम की बात की जाती है, कभी छात्र केंद्रित करिकुलम की बात की जाती है, कभी विषय केंद्रित बात की जाती है। इसी तरह से संस्कृति में, परिवार में, आर्थिक परिवर्तन, तो बहुत तरह के परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। इसलिए हमें करिकुलम में भी परिवर्तन करना पड़ता है। सो पाठ्यचर्या को एक दिशा एवं साधन माना जाता है। पाठ्यचर्या को एक दिशा, पाठ्यचर्या का मतलब क्या है कि जो भी स्टूडेंट के गोल्स होते हैं, उन गोल्स को पाने के लिए वो कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो जो उद्देश्य को वो निर्धारण करता है, जो ऑब्जेक्टिव्स को स्टूडेंट बनाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव के द्वारा हम इन गोल्स तक पहुंचते हैं। तो ये जो दिशा देने का यहाँ पे काम कर रहा है, गाइडेंस देने का जो काम कर रहा है, वो कौन करता है? करिकुलम करता है। तो इसलिए इसके माध्यम से ही समस्त कक्षा की गतिविधियां, पाठ्य सहगामी क्रियाएं तथा मूल्यांकन की समस्त प्रक्रिया पाठ्यचर्या के परिणाम स्वरूप ही नियोजित की जाती है। तो पाठ्यचर्या अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें पूरी की पूरी जो स्टडी है, जो गोल्स हैं, उनको पाने के लिए दिशा और साधन प्रदान करता है। साथ ही साथ जितनी भी क्लास, पाठ्य सहगामी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, इवैल्यूएशन होती हैं, ये सब के सब पाठ्यचर्या का ही परिणाम होते हैं। यह केवल विद्यालय शिक्षण विषय तक सीमित नहीं होती है, बल्कि विद्यालय में नियोजित, संपादित सभी क्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा ही नहीं है कि करिकुलम का मतलब है कि टीच कर दिया और बस बात खत्म। नहीं, इसका मतलब है कि विद्यालय में जितनी भी प्लानिंग, जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, वो सब की सब करिकुलम से संबंधित होती हैं। पाठ्यचर्या परिवर्तन का स्वरूप चक्रीय होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि चक्रीय का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने करिकुलम बनाया,
तो करिकुलम का निर्माण किया, निर्माण करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, लागू करते हैं, लागू करने के बाद उसमें सुधार करते हैं, सुधार लागू करने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन करने के बाद उसका सुधार करते हैं, सुधार करने के बाद फिर से उसे हम बनाते हैं अगर जरूरत होती है। तो ये एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो चक्रीय स्वरूप में चलती है, अर्थात पाठ्यचर्या निर्माण की क्रिया एक बार संपन्न होने के बाद समाप्त नहीं होती है, क्योंकि इसमें नियंत्रित परिवर्तन करना आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार पाठ्यचर्या निर्माण एक निरंतर चलने वाली क्रिया है, प्रक्रिया है, जो कभी भी खत्म नहीं होती है। सो पाठ्यचर्या परिवर्तन के प्रकार क्या होते हैं, कितने टाइप्स का होता है। सो बेनिस के अनुसार किसी भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन को 3 प्रकार से किया जा सकता है। नियोजित परिवर्तित, व्यापक योजना पे आधारित, सहभागिता परिवर्तन, संयुक्त भागीदारी के द्वारा परिवर्तन, बलपूर्वक परिवर्तन, स्वहित की भावना से अभूत परिवर्तन। अब इसमें नियोजित क्या है कि हमने सबसे पहले प्लान कर लिया कि हमें जो बुक्स हैं उनको क्या करना है कि पहले जो हमारी किसी यूपी बोर्ड की किताबें चलती थी, तो अब हम इसकी जगह एनसीईआरटी की बुक्स को लाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबों में ज्यादा अच्छा मटेरियल होता है। तो ये क्या है, एक नियोजित, इसके लिए प्लानिंग बनाया गया, यानी कि बहुत बड़ी प्लानिंग पे काम किया गया। दूसरा ये सहभागिता के आधार पे कि टीचर और स्टूडेंट और फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको ये लगता है कि कोलैबोरेट करके सहभाग की रूप से मिलकर इसको चेंज कर लेते हैं। दूसरा होता है बलपूर्वक, जो भी अथॉरिटी होती है, हायर अथॉरिटी, जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है या कोई गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी हायर लेवल पे होता है अथॉरिटी में, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि इसको बदलिए। तो नीचे वाले जो टीचर्स होते हैं या जो भी उसको इम्प्लीमेंट करा, वो लोग क्या करते हैं, करिकुलम को चेंज करते हैं। तो 3 प्रकार से बेसिकली नियोजित, सहभागी और बलपूर्वक हम पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यचर्या में परिवर्तन की प्रक्रिया। तो ये प्रोसेस कैसे चलता है, इसको याद करना है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका, इसको आपको याद करना है, इसके सारे पॉइंट्स। सो पाठ्यचर्या में परिवर्तन 5 स्तरीय प्रक्रिया के द्वारा होता है। सबसे पहले हम वर्तमान संदर्भों का विश्लेषण करते हैं, सबसे पहले एनालिसिस करते हैं एग्जिस्टिंग सिचुएशंस का कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। तो वर्तमान संदर्भों को देखेंगे। दूसरे में कार्यक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे कि हम किस तरह के प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं। तीसरे में हम देखेंगे संसाधनों एवं रणनीतियों का विकास करेंगे। चौथे में हम निर्धारित पाठ्यक्रम परिवर्तन का क्रियान्वयन करेंगे। और फिफ्थ में हम मूल्यांकन करेंगे या जांच पड़ताल करेंगे। सो एनालिसिस, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद रिसोर्सेज, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे और सबसे एंड में हम इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये 5 स्टेप में चलती रहती है। अब इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, ऐसे क्या कारक हैं जिसकी वजह से हमें पाठ्यचर्या जो पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें है संसाधनों की उपलब्धता, हमारे पास किस तरह के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास पैसा कम है, तो हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे, ऐसा करिकुलम बनाएंगे जो हमारे सीमित संसाधनों में हो जाए। दूसरा है कर्मचारी हमारे पास कितने हैं। मान लीजिए मैं जो या पीपीटी पे पढ़ा रही हूँ, पहले मैं नहीं पढ़ा पा रही थी क्योंकि मेरे पास एक टीम नहीं थी। आज के टाइम पे मेरे पास टीम है, लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे चैनल बढ़ रहा है। तो जब मेरे साथ पास वर्कर हुए, जब मेरे पास मेरे फ्रेंड्स आए, जब मेरे पास ऐसे लोग हुए जो लोग मेरे साथ काम कर सकते हैं, तो उन लोगों की वजह से मैं ज़्यादा काम कर पा रही हूँ। तो कितने मेरे पास कर्मचारी हैं जो उपलब्ध हैं, तो कोई भी करिकुलम उसके अकॉर्डिंग प्रभावित होता है। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों का वर्तमान एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण, ठीक है। अब मैं जिन विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ उनका दृष्टिकोण क्या है, वो सिर्फ नेट जेआरएफ तक सोच रहे हैं, आगे पीएचडी तक सोच रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनका जो दृष्टिकोण है वो कितना दूरदर्शी है या सिर्फ वर्तमान तक सीमित है, उसको ध्यान में रख के करिकुलम बनाया जाएगा, ठीक है। अगर मुझे लगता है मेरा बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर तक जाना चाहता है या पीएचडी भी करेगा या सिर्फ जेआरएफ, नेट नहीं जेआरएफ भी करेगा, तो मैं उस तरह का करिकुलम बनाऊंगी। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की क्षमता एवं विचार, उनकी क्या स्किल्स हैं, ठीक है। अगर आपका लेवल बहुत ही लो है तो मुझे लो टाइप का करिकुलम बनाना पड़ेगा। अगर आपका हाई लेवल है, मॉडरेट लेवल है, तो उसके हिसाब से हमें करिकुलम का निर्माण करना होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की शैक्षणिक योग्यता, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। मेरे पास जितने बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर मास्टर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं या फिर मास्टर उनका कंप्लीट हो चुका होगा, तो इन्हीं के हिसाब से मैं करिकुलम बनाऊंगी। अब मैं ऐसा करिकुलम नहीं बना सकती हूँ जो 12th क्लास के बच्चे के लिए होगा, क्योंकि मेरी जो नीड्स है वो अलग हैं, आप लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करना है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय तथा सरकार की आवश्यकता। अब जो यूनिवर्सिटी है
और जो गवर्नमेंट है उसकी नीड्स क्या हैं, ठीक है, आज के टाइम पे किस तरह का रिसर्च कराया जा रहा है, आज के टाइम पे गवर्नमेंट क्या चाहती है, यूजीसी क्या चाह रही है, तो उस तरह का भी करिकुलम बनाया जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक कारक, राजनीतिक कारक और आर्थिक कारक। तो ये तीनों ही ऐसे कारक हैं जो ज़्यादातर चीज़ों को प्रभावित करते हैं, तो करिकुलम को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगी। सोशल फैक्टर, जैसे मान लीजिए आपकी सोसाइटी में रहते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर, आपके यहाँ किस तरह की गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक है या फिर कोई लोकतंत्र आपका समाज है, या किस तरह के आप राजनीतिक वातावरण में रहते हैं। आर्थिक कारक हैं कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह की है, लोगों की इनकम कितना है, पर जीडीपी कितना है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसका आर्थिक पक्ष क्या है, आपके परिवार का आर्थिक पक्ष क्या है। सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं करिकुलम को प्रभावित करते हैं। सो फैक्टर इन्फ्लुएंस द चेंज इन करिकुलम, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि करिकुलम में कैसे चेंज करना है, ठीक है। ये वाला मैं टॉपिक इंग्लिश वाली पीपीटी में पढ़ा चुकी हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा। सो पाठ्यचर्या परिवर्तन के उपागम, अब देखते हैं कि क्या उपागम है, जो अप्रोच इज बेसिकली जो आपके पाठ्यचर्या परिवर्तन से रिलेटेड है। तो पहला है हमारा व्यवहारजन्य उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। दूसरा है प्रबंधकीय उपागम, मैनेजियल अप्रोच, ठीक है। तो एक बिहेवियरल अप्रोच क्या है, जो व्यवहार की बात करेगा, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांतों के नियमों पे आधारित होता है। तो व्यवहारवाद किसको इंपॉर्टेंस देता है कि हम किन चीजों को व्यवहार में करते हैं, जो लक्ष्य एवं उद्देश्य पर विशेष बल देता है। इस उपागम के अंतर्गत अधिगम उद्देश्यों के साथ विषय वस्तु एवं विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो ये इस तरह के अप्रोच को हम व्यवहारवादी उपागम कहते हैं। सेकेंड हमारा मैनेजरियल अप्रोच। तो मैनेजर का काम क्या होता है, कंट्रोलिंग करना। यह उपागम मैनेजर की भूमिका को महत्व देता है। उदाहरण स्वरूप पाठ्यचर्या परिवर्तन में शिक्षक की अहम भूमिका। तो मैनेजर जहाँ पे होगा, तो मैनेजर क्या होता है कि एक मैनेजर है और उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो बहुत सारे लोग इसके नीचे काम कर रहे हैं, ये इन लोगों पे कंट्रोलिंग रखता है। तो यह इस तरह का जो प्रबंधकीय उपागम होगा, मैनेजरियल होगा, वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी कि सारे की सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है, मैनेजर। यहाँ पे किसको माना जाएगा, टीचर को माना जाएगा। नेक्स्ट उपागम है प्रणाली उपागम, और उसके बाद है हमारा मानवतावादी उपागम। तो प्रणाली उपागम क्या कहता है कि सिस्टम अप्रोच की सारी चीजें किसे, सभी विद्यालयों में, इस उपागम में सभी विद्यालयों को शामिल कर यह ज्ञात किया जाता है कि यह सभी आपस में किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं तथा इनकी पाठ्यचर्या किस प्रकार से सह संबंधित है। तो सिस्टम क्या है कि एक पूरा सिस्टम है, यानी कि आपने इनपुट दिया, यहाँ पे प्रक्रिया हुई और बाहर क्या आया, आउटपुट। तो ये जो है प्रोसेस है, ये चलता रहता है। तो इसको हम क्या बोले, सिस्टम अप्रोच। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो आपस में सभी विद्यालयों में ये ज्ञात किया जाता है कि आपस में सभी लोग किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं। मैनेजर किस तरह से टीचर से, टीचर किस तरह से प्रिंसिपल से, प्रिंसिपल किस तरह से टीचर से, टीचर किस तरह से स्टूडेंट से। तो आपस में किस तरह का सिस्टम काम कर रहा है। नंबर 4 लास्ट है हमारा मानवतावादी उपागम। सो मानवतावादी उपागम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या है, इस पाठ्यक्रम परिवर्तन उपागम में मानवतावादी उपागम को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अनुसार पाठ्यक्रम को परिवर्तन उपागम प्रगतिशील, दार्शनिक तथा मानवता से जुड़ा होना चाहिए, या उपागम बाल केंद्रित गतिविधियों से रिलेटेड होना चाहिए। तो मानवतावादी जहाँ पे बाल केंद्रित है, वहीं आपका जो व्यवहार मैनेजर अप्रोच है वो आपकी शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण मानती है। इसके बाद है विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका। सो विद्यार्थियों की भूमिका क्या होती है, विद्यार्थी किसी भी पाठ्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। पाठ्यचर्या परिवर्तन तथा परिष्कार में विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छात्र अपनी शैक्षणिक सफलता के लिए जवाबदेह होते हैं तथा क्योंकि पहचान कर अपनी शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो टीचर है, जो स्टूडेंट है वो पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु होता है। और इस तरह में जो बच्चे हैं वो अपनी जवाबदेहिता को, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पहचानते हैं और शिक्षा में अपनी सक्रिय भूमिका को निभाते हैं। यानी कि छात्र यहाँ पे एक्टिव मोड पे होता है। छात्रों को पाठ्यक्रम का विशेष क्लाइंट माना जाता है तथा पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम के निर्माण तथा क्रियान्वयन में छात्र की गतिविधियों को भी शामिल
किया जाए। तो पाठ्यक्रम परिवर्तन में छात्रों की भूमिका को स्वीकार करना चाहिए तथा नवाचार के लिए उन्हें स्वयं को तैयार करना चाहिए। तो हम इस तरह की जो अप्रोच होती है उसमें हम छात्रों से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने आप अपने पाठ्यक्रम को समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको सबको चीज़ों को सीखें। और बनाने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो छात्रों के बारे में हित को ध्यान में रखते हुए ही पाठ्यक्रम को बनाए। पाठ्यक्रम का अनुसरण छात्रों को ही करना पड़ता है, इसलिए अनिवार्य है कि पाठ्यक्रम के विकास तथा क्रियान्वयन में छात्रों की गतिविधियों को शामिल किया जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट का अहम रोल है। अध्यापक की भूमिका क्या होती है कि एक शिक्षक को पाठ्यक्रम का निर्णयकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन कौन ले रहा है? टीचर। तो यहाँ पे टीचर डिसीजन लेता है। शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक प्रतिदिन अध्याय योजना, लेसन प्लान, यूनिट योजना, वार्षिक योजना के आधार पर पाठ्यक्रम का फ्रेमवर्क या रूपरेखा तैयार करता है। इसी के अनुसार वह पाठ्यक्रम में हर संभव परिवर्तन करता है। तो टीचर ही वो पर्सन होता है जो क्या करता है, योजना बनाता है, प्लानिंग बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज करता है। मान लीजिए मुझे कोई करिकुलम दे दिया गया और मैंने जब प्रैक्टिकली उसको पढ़ाया तो मुझे लगा कि इसमें चेंज की ज़रूरत है, तो यहाँ पे चेंज करने वाला कौन हो गया? टीचर। नेक्स्ट है शिक्षक अपने सृजनात्मक अनुभव के माध्यम से अधिगमकर्ता के लक्ष्यों, आवश्यकताओं और इच्छा को प्रकट करता है ताकि विद्यार्थी शिक्षक के अनुभवों से सीख सकें। अब शिक्षक यहाँ पे क्या करता है कि वो अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको, जिसकी जो खुद की क्रिएटिविटी है उसको वो यूज कर लेता है जिससे दूसरे सीख सकें। नेक्स्ट है शिक्षक पाठ्यक्रम निर्माण एवं परिवर्तन के माध्यम से इसमें गुणात्मक सुधार करता है। टीचर इसमें इम्प्रूवमेंट भी कर लेता है पाठ्यक्रम में। वह पाठ्यक्रम को संशोधित करता है तथा नवीन डिजाइन क्रियान्वित करता है और पाठ्यक्रम को क्रियाशील बनाता है ताकि अधिगमकर्ता अधिक से अधिक पाठ्यक्रम से लाभ ले सकें। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे टीचर जो है वो निर्माणकर्ता की भूमिका में है, संशोधनकर्ता की भूमिका में है, नई डिजाइन भी बनाता है और अपने अकॉर्डिंग वो चीज़ों को चेंज भी कर सकता है। प्रशासकों की क्या भूमिका है? जो भी मैनेजर्स हैं या प्रिंसिपल हैं या जो योजना बना रहे हैं उनकी क्या भूमिका है? पाठ्यक्रम के निर्माण, परिवर्तन एवं सुधार में शैक्षणिक प्रशासकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रशासक यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक लक्ष्यों को इस प्रकार से किया जाए कि पाठ्यक्रम छात्रों की, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कि छात्रों के प्रति अभिरुचिपूर्ण हो। शैक्षणिक प्रशासक पाठ्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से इसके लक्षणों को सरल बनाने में प्रासंगिक भूमिका निभाते हैं। शैक्षणिक निरीक्षक पाठ्यक्रम विकास में क्रियाशील भूमिका निभाता है तथा पाठ्यक्रम क्रियान्वयन के लिए गाइडलाइन तैयार करता है। पाठ्यक्रम का विशेष में जो गलत हो गया ना, मैं इसको टाइप कर दे रही हूँ, उसको रॉन्ग कर दे रही हूँ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट गलत टाइप हो जाते हैं। एक्चुअली हिंदी में टाइपिंग करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो जाती हैं। सो पाठ्यक्रम का विशेष मूल्यांकन करता है एवं पाठ्यक्रम में हर संभव सुधार करता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि टीचर ने अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया या स्टूडेंट ने अपनी चेंज करा लिया, लेकिन जब तक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं चाहेंगे तब तक वो चेंज नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक प्रशासक यदि विषय विशेषज्ञ है तो पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने में, सिलेबस का फ्रेम तैयार करने में, टेक्स्ट बुक तथा हैंडबुक लिखने में भी अपनी भूमिका निभा सकता है। ठीक है, मान लीजिए जो प्लानिंग बना रहा है अगर वो कहीं एक्सपर्ट है सब्जेक्ट का तो वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, इस तरह शैक्षिक प्रशासक की भी भूमिका बहुआयामी तथा रचनात्मक होती है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है और कंस्ट्रक्टिव है। वह दिन प्रतिदिन गतिविधियों के आधार पे पाठ्यक्रम में सुधार हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है। पाठ्यचर्या शोध का विषय वस्तु, यानी कि हम करिकुलम से रिलेटेड क्या रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे अधिगमकर्ता की रुचि तथा योग्यता तथा अभिक्षमता, ये अभिक्षमता होगा, अभिक्षमता के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण पाठ्यचर्या शोध विषय क्षेत्र के निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे हो सकता है। यानी किसी बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, उसकी स्किल्स कंपेटेंसीज क्या है, उसके आधार पे हम रिसर्च का फील्ड चूज कर सकते हैं। इसमें शैक्षणिक उद्देश्यों का प्रमुख क्षेत्र तथा शिक्षा एवं अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षार्थी द्वारा उसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है,
अधिगम के जो अनुभव हैं, संगठन एवं समस्याओं का जो चयन है वो कैसे किया जा रहा है। इसके साथ साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन की समस्या का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ शैक्षणिक कार्यक्रम की कुल पाठ्यक्रम योजना तथा पाठ्यक्रम संरचना की प्रकृति की सामान्य समस्या का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये सारा का सारा क्या था, पाठ्यचर्या का विषय क्षेत्र था, जिससे रिलेटेड हम शोध कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च करने के देखिए बहुत सारे आयाम हैं, आप किसी भी एक चीज़ पे लेके रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, अब इसके विषय क्षेत्र देख लेते हैं, क्या किस तरह से हम कौन कौन से शोध का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हैं, मौलिक शोध कर सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं, व्यवहारिक शोध कर सकते हैं और एक्शन रिसर्च कर सकते हैं, क्रियात्मक शोध कर सकते हैं। जैसे क्लास में कोई प्रॉब्लम आई है, इमीडिएट सॉल्व करना है, तो हम एक्शन रिसर्च करेंगे। अगर हमें लगता है कि कोई भी अप्लाइड यानी कि व्यवहार के आधार पे लगता है कि एप्लीकेशन बेस्ड कोई करना है, तो हम वहाँ पे अप्लाइड कर लेंगे। और आपको लगता है कि नए सिद्धांतों का निर्माण करना है, तो आप वहाँ पे फंडामेंटल या मौलिक शोध कर सकते हैं। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज़रूर बताएं ये लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।